हाँ, तो करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, ये हमारा आज का डिस्कशन है। तो मैग्नेटिक डाइपोल सुनने में लगभग वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैसे ही यहाँ है मैग्नेटिक डाइपोल। तो डाइपोल का मतलब होता है दो अपोजिट नेचर वाले एंड्स अगर किसी अरेंजमेंट में किसी एंटिटी में है तो उस अरेंजमेंट को हम डाइपोल कह सकते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक एंड पॉजिटिव नेचर का है, दूसरा एंड इक्वल एंड अपोजिट यानी कि नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल से बना है तो बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैसे यहाँ पर है मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिफरेंस आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल के बीच में। जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं, ये याद होगा कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डाइपोल मोमेंट है, ये डाइपोल का सेंटर है। तो इस डाइपोल के लिए हमने किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट किया था तो वो किस तरह से करते थे कि दोनों पॉइंट चार्जेस का अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन पर, यानी जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों पॉइंट चार्जेस का अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उसका वेक्टर सम करेंगे। ठीक है, तो एक्सिस पर आ जाता था इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, अगर लिख लें एक्सियल पोजीशन में तो आता था 2kp/r³। तो यहाँ पर k का मतलब पता ही होगा, लिख देते हैं फिर भी। k का मतलब 1/4πε0 था, चलो उसको ऐसे लिख देते हैं सेपरेटली, 1/4πε0 2p/r³ ये था। तो और इक्वेटोरियल पोजीशन में कितना आता था, इस फील्ड का आधा आता है यानी कि 1/4πε0 p/r³, इतना आता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, दोनों पॉइंट चार्जेस का अलग अलग फील्ड लिखा और फिर उसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करके हमने ये निकाल लिया। लेकिन कुछ किताबों में या पिछले क्लास में भी कुछ स्टूडेंट्स जैसे बोल रहे थे कि मैग्नेटिक डाइपोल का एक एग्जांपल है बार मैग्नेट। तो मान लो इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, तो कुछ बुक्स में क्या किया है कि इस मैग्नेटिक डाइपोल को, बार मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल का एग्जांपल है, मान लो ये बार मैग्नेट है, तो इसको बिल्कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसा ट्रीट किया और सिमिलर टाइप का रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया। यानी कि ये अगर हमारा मैग्नेटिक डाइपोल है तो जैसे यहाँ -q से +q इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर बनाया, उसी तरह से साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर बना लिया m वेक्टर इस बार मैग्नेट के लिए। और एक्सियल पोजीशन पर एक पॉइंट लिया और उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया। ठीक है, एक्सियल पोजीशन पर बिल्कुल इसी तरह का कैलकुलेशन करके, कैसे कि जो नॉर्थ पोल था उसको कह दिया पॉजिटिव मैग्नेटिक पोल और जो साउथ पोल था उसको कह दिया नेगेटिव मैग्नेटिक पोल, यहाँ M फॉर मैग्नेटिक। ठीक है, तो उन बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है। फिर +qm के लिए मैग्नेटिक फील्ड लिखा, -qm के लिए लिखा, फिर इसी तरह से वेक्टर सम कर दिया और एक्सियल पोजीशन में निकाल लिया। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था तो इसकी जगह लिख दिया मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट μ0/4π। ठीक है, बायो-सेवर्ट लॉ में पढ़ा था, जैसे कूलम्स लॉ में कांस्टेंट होता है 1/4πε0, बायो-सेवर्ट लॉ में होता है μ0/4π। ये डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। और 2p था, 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ हो गया 2 टाइम्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बाय r³। ये एक्सियल पोजीशन के लिए। और इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए भी बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट कर लिया जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए था। तो इक्वेटोरियल पोजीशन हमारा ये रहा। यहाँ इस पॉइंट पर कैसे कैलकुलेट किया, पॉजिटिव के लिए इधर दिखा दिया मैग्नेटिक फील्ड अवे और नेगेटिव के लिए दिखा दिया टूवर्ड्स, और फिर दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया। इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। इक्वेटोरियल पोजीशन में μ0/4π और यहाँ पे p था तो यहाँ हो जाएगा m और यहाँ हो जाएगा r³। ये कैलकुलेशन मैग्नेटिक फील्ड का ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल के एग्जांपल में ले लिया बार मैग्नेट, जिससे कि वो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसा ही दिखाई दे, और सिमिलर रिजल्ट्स कैलकुलेट कर लिए। तो यहाँ तक तो ठीक है, सारी बातें बढ़िया बढ़िया लग रही हैं, अच्छा लग रहा है सारा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि
ये जो तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाला कि दोनों पॉइंट चार्जेस का अलग अलग फील्ड निकाल कर ऐसे कैलकुलेट कर लो, ये तरीका मैग्नेटिक फील्ड के लिए सही नहीं है। ठीक है, रिजल्ट्स बिल्कुल सही हैं, नो प्रॉब्लम, रिजल्ट्स बिल्कुल सही हैं। जो रिज़ल्ट यहाँ आते हैं बिल्कुल वैसे ही आएंगे। 1/4πε0 की जगह μ0/4π हो जाएगा, यहाँ भी, और P की जगह पे हो जाएगा M। ये बात भी सही है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रोसीजर है यहाँ जो यूज़ किया गया था वो प्रोसीजर यहाँ के लिए सही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो प्रोसीजर सही नहीं है। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट सही कैसे आ गए, तो इसका जवाब अभी मिलेगा इसी क्लास में। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये समझना कि ये वाला मेथड जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए था वो मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड के लिए सही क्यों नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि जैसे हमने +Q का अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, -Q का अलग लिखा, वो चीज़ यहाँ अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल दो अलग अलग पॉइंट चार्जेस से मिलकर बना है, +Q और -Q। ये नेचर में अवेलेबल होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये अवेलेबल होते हैं, लेकिन नेचर में कभी भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल सेपरेटली अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं, नेचर में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेटली अवेलेबल होते हैं, बट नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी भी सेपरेटली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जब कोई एंटिटी सेपरेटली अवेलेबल नहीं है, नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग अलग अवेलेबल होता ही नहीं है, तो उसके लिए इंडिविजुअली तुम मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ लिख सकते थे +Q का इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्स लॉ से kq/r², माइनस वाले का भी kq/r² और डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, बट वो चीज़ यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। पॉजिटिव मैग्नेटिक पोल और नेगेटिव मैग्नेटिक पोल नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। ठीक है, कुछ बुक्स में इस तरह से लिखकर और कैलकुलेशन किया गया है, वो सही नहीं है, दैट इज़ रॉन्ग। एकदम 100% गारंटी से हम बोल सकते हैं वो गलत है, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल सेपरेटली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो सेपरेटली अवेलेबल एंटिटीज़ चार्ज के जैसा सेम हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिख सकते, वो गलत है, थ्योरेटिकली गलत है, कॉन्सेप्ट वाइज एकदम गलत है। तो फिर सेम रिज़ल्ट कैसे आएगा? ठीक है, तो इसका जवाब अभी बताते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल सेपरेटली अवेलेबल नहीं होते हैं। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हम बार मैग्नेट को तोड़ने की कोशिश करें जिससे कि नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग हो जाएं, मान लो ये हमारे पास एक बार मैग्नेट था, इधर नॉर्थ पोल था, इधर साउथ था, और हमने इसको यहाँ बीच में से काट दिया या तोड़ दिया, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में था -Q इधर +Q इधर, अगर तुम इनको अलग अलग कर दोगे तो +Q अलग हो जाएगा, -Q अलग हो जाएगा। लेकिन बार मैग्नेट में ऐसा नहीं होगा। तुम अगर 2 पीस कर दोगे तो इन दोनों ही पीसेज में नॉर्थ साउथ फिर से बन जाएंगे, और छोटा अगर कर दिया 4 पीस कर दिए तो हर पीस में नॉर्थ साउथ फिर से हो जाएगा। तो मैग्नेट के तुम कितने छोटे पीसेस कर सकते हो, और छोटे पीस कर दो, हर पीस में नॉर्थ और साउथ दोनों पोल एक साथ ही तुम्हें मिलेंगे। और कितना छोटा कर सकते हैं, किसी बार मैग्नेट को तोड़ कर कितना छोटा कर सकते हैं, उसे हथौड़े से पीट कर पाउडर बना सकते हैं, ग्राइंडर में डाल के पाउडर बना दिया, तो भी हर पार्टिकल जो होगा उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही तुम्हें मिलेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ और साउथ अलग हो जाएंगे। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे पिछले क्लास में पढ़ा था कि एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, वो एक करंट कैरिंग लूप के जैसा होता है, और करंट कैरिंग लूप का एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। कितना होता है? IA वेक्टर। ठीक है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है किसी भी करंट कैरिंग लूप का। तो अगर मैग्नेट का जो मटेरियल है उसको तुमने ग्राइंडर में डाल के पाउडर भी बना दिया, तो हर पार्टिकल का अपना एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि उस पार्टिकल के अंदर हैं एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हर एटम का अपना कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए। अगर एटम का नहीं भी है, क्यों नहीं होगा ये अभी डिस्कस करेंगे। ज़रूरी नहीं कि हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट हो, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है
उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़रूर होगा। ठीक है, तो अगर तुम एटॉमिक लेवल तक भी, मतलब हर एक एटम को भी अलग कर दो, तो भी तुम्हें नॉर्थ और साउथ पोल वहाँ पर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एटम में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका अपना मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, अब मेरी इस बात को तुम एकदम पत्थर की लकीर मत समझ लेना कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वाली थ्योरी, ये अभी इस लेवल पे डिस्कस किया जा रहा है। सच्चाई ये है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। ठीक है, बट इतना है कि अभी जिस लेवल पे हमारी पढ़ाई चल रही है, यहाँ पर हम ये बात मानकर चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। बाकी तुमने केमिस्ट्री में पढ़ाई होगा बोर्स मॉडल, फिर उसके बाद में समरफील्ड मॉडल, और उसके बाद में फिर क्वांटम थ्योरी, और वो सब पढ़ाई है। तो उससे पता ही चलता है कि इलेक्ट्रॉन एक छोटे बॉल के जैसा नहीं है। ठीक है, अभी ऐसा बोल सकते हैं छोटे बॉल के जैसा है, वो न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रहा है, बट फैक्ट वो नहीं है। ठीक है, ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रॉन फैला हुआ रहता है स्पेस में, उसके मिलने की जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, वो कभी स्फेरिकल होती है, कभी डम्बल शेप की होती है, वो सब है, वो आगे आएगा डिस्कशन में आने वाले चैप्टर्स में। फ़िलहाल के लिए हम इतना मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व कर रहा है, वो एक करंट कैरिंग लूप के जैसा है, और उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट है। तो ये वाली चीज़ अगर हम यहाँ अप्लाई करें, बार मैग्नेट को तोड़ तोड़ के पाउडर बना दिया, एटॉमिक लेवल तक बना दिया, फिर भी नॉर्थ और साउथ को अलग अलग नहीं कर सकते तुम। ठीक है, तो जब नॉर्थ और साउथ अलग अलग कर नहीं सकते, तो सिंगल पोल, ऐसा बोल सकते हो कि सिंगल पोल होता ही नहीं है। सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। इसको बोलते हैं, इस तरह से बोला जाता है, मैग्नेटिक मोनोपोल, यानी कि सिंगल मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल होता ही नहीं है। ठीक है, तो जब मैग्नेटिक मोनोपोल होता ही नहीं है, तो अलग अलग पोल के लिए लिखना एक अजीब बात है, वो लिख ही नहीं सकते। ठीक है, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। इसके और भी प्रूफ मिलेंगे आगे ही इसी चैप्टर में। तो फिर ये रिज़ल्ट कैसे आएगा? अगर करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल है, और डाइपोल के जैसे रिज़ल्ट भी आता है, और ये वाली बात भी सही नहीं है, तो ये सारी बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? तो इसका एक बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, वो हम अभी देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक करंट कैरिंग लूप जो है, वो एक मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव करता है। ये बात यहाँ से भी प्रूव हो जाएगी। कहाँ से? देखो, अगर याद करो कि हमने एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के एक्सिस के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था। ठीक है, ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, और ये इसका एक्सिस है, ये इसका सेंटर है, आर इस लूप का रेडियस है, और ये आर डिस्टेंस है जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है एक्सिस के किसी पॉइंट पर। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड आया था? ये आया था μ0/4 पाई और आई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहाँ पर 2 पाई है, शायद थोड़ा यहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा है, कांस्टेंट में इसको देख लेना। 2 है, 2, हाँ 2 है, μ0/2 ये है। तो ये एक्सिस के किसी पॉइंट पर है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर हम ऐसा देखें कि ये जो डिस्टेंस है, कौन सा? स्मॉल आर, ये स्मॉल आर डिस्टेंस, ये अगर इस आर के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो, आर के कंपैरिजन में अगर बहुत बड़ा हो, तो क्या होगा? देखो, इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। μ0 और यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, इसको स्मॉल आर को कॉमन ले लेते हैं। स्मॉल आर को हमने कॉमन ले लिया, तो आएगा r³। देखो, r² की पावर 3/2, तो बचेगा r³। इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा 1 + r/r। ठीक है, r² पावर 3/2, ये आ गया। तो अगर हम मान लें कि इफ़ स्मॉल r इज़ मच ग्रेटर देन r, स्मॉल r मच ग्रेटर देन r, यानी कि कैपिटल R बाय स्मॉल r, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मच लेस देन 1। ये 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। 1 से बहुत छोटा हो जाने से क्या होगा? इसका जब स्क्वायर करेंगे, जब 1 से छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर, क्यूब ऐसा कुछ करते हैं, तो और भी छोटा हो जाता है। तो और भी छोटा हो जाने से b की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर हम r/r 1 से छोटा है और इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये नेगलेक्ट किया जा सकता है, कैन बी नेगलेक्टेड। ठीक है, कैन बी नेगलेक्टेड। तो
तो नेग्लेक्ट कर दिया इसको, तो क्या बचा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2r³। ठीक है, ये आता है। फिर देखो इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। क्या करना है इसमें, म्यू नॉट आई और यहाँ पर पाई मल्टीप्लाई कर दिया, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर 2πr³, ऐसे कर देते हैं। तो पाई आर स्क्वायर क्या चीज़ है, व्हाट इज़ पाई आर स्क्वायर? पाई आर स्क्वायर इस करंट कैरिंग लूप का एरिया है। तो आ गया म्यू नॉट आई इंटू ए, और यहाँ पर आ गया क्या, 2πr³। ठीक है, और एक काम करें, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो अब देखो ये I इंटू ए, अभी जैसे बात की थी, I इंटू क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस करंट कैरिंग लूप, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 4π। तो इधर आ गया हमारे पास म्यू नॉट, और ये इधर हो गया 4π, और इधर हो गया 2m/r³। तो अब ज़रा ध्यान से देखो कि क्या ये मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वैसा नहीं आ गया जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल से कंपेयर करके। क्या लिखा था यहाँ पे, अभी डायग्राम बना के देख लो, क्या लिखा गया था, एक मैग्नेटिक डाइपोल बनाया बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया था, उसी तरह से ये हमने बनाया था मैग्नेटिक डाइपोल, यानी बार मैग्नेट ऐसे बना लिया था नॉर्थ साउथ, और इससे इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वैसे ही लिखा जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए लिखा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए कैसे लिखते थे, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड 1/4πε0 2p/r³। तो इसी को देखकर हमने मैग्नेटिक फील्ड लिखा। 1/4πε0 तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है, मैग्नेटोस्टैटिक्स में होता है म्यू नॉट बाई 4π, तो उसकी जगह ये लिख दिया, और p की जगह लिख दिया m। ठीक है, ये हमने लिखा था इस वाले कंपैरिजन को यूज़ करके, इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसा ही इसको मानकर लिखा था। ठीक है, बट ये हमने कैसे निकाला है, ये करंट कैरिंग लूप के सेंटर से r डिस्टेंस पर उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड लिखा। तो देखो ज़रा, ये बिल्कुल वैसा ही आ गया जैसे यहाँ पर आया था। ठीक है, तो ये बात प्रूव हो गई कि करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल के जैसे बिहेव करता है। और जो अभी डिस्कशन चल रहा था कि मैग्नेटिक पोल्स को अलग अलग मानकर अगर तो मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे और फिर सुपरपोजिशन करोगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसे, तो वो कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग, पूरी तरह गलत हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग हो जाएगा, रिज़ल्ट भले ही सही आता हो। तो वो रिज़ल्ट सही लाने का तरीका वो नहीं था, रिज़ल्ट सही लाने का तरीका ये है। ठीक है, तो इस तरह से प्रूव हो गया कि करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव करेगा, और ये सही तरीका है एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का। ठीक है, इसके आगे फिर इसके इक्वेटोरियल पोजीशन में कैलकुलेट करने वाला है, वो हमें नहीं करना है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट ये इस बात की गारंटी है, ऐसा हम इंश्योर करते हैं कि एक्सियल पोजीशन में जो हमने डाइपोल मान करके, डाइपोल तो खैर है ये, बट अलग अलग पोल नहीं मान सकते हम। ठीक है, तो यहाँ पर m/r³ जो आता था वो भी उसमें आएगा, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एक्सिस वाला ही हमें पढ़ना था। और यहाँ से प्रूव हो गया कि करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल है, बट उसका मैग्नेटिक फील्ड वैसे कैलकुलेट नहीं होगा जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए होता था, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल होता ही नहीं है। ठीक है, तो अब इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, और ऐसे समझ लो कि अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ये मान लो बार मैग्नेट है, इधर नॉर्थ ले लिया इधर साउथ, तो बार मैग्नेट एक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, बट मैग्नेटिक डाइपोल एग्जिस्ट करता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था कि डाइपोल है बट उसके दो पार्ट कर दो तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और नेगेटिव पॉइंट चार्ज वो सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि वहाँ पर जो स्मॉलेस्ट एंटिटी है वो एक पॉइंट चार्ज है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। लेकिन यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट एंटिटी है मैग्नेटिज्म में वो मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं है, वो मैग्नेटिक डाइपोल है। इससे और ज़्यादा रिड्यूस्ड एंटिटी मैग्नेटिज्म में पॉसिबल नहीं है, वो यही है, मैग्नेटिक डाइपोल इज़ द स्मॉलेस्ट एंटिटी इन मैग्नेटिज्म। तो
बाकी जो कैलकुलेशन वाइज अगर देखोगे तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा दिखेगा। फॉर एग्जांपल जैसे वहाँ पे माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ भी साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, वहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, यहाँ होगा साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो इसको ऐसा नहीं है कि बस ऐसे बोल दिया तो इसको बिलीव कर लेना है, इसका एक्सप्लेनेशन भी है। इसका एक्सप्लेनेशन जैसे अभी बनाया, ऐसे करंट हमने बनाया था, अगर पिछला वाला डायग्राम याद करो, इस तरह से हमने करंट बनाया था, ऐसे ये था करंट का डायरेक्शन, यानी बोर्ड के प्लेन से बाहर की तरफ निकल रहा है। तो अगर हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना चाहते हैं करंट कैरिंग लूप के लिए, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है, फिर से देख लेते हैं। राइट हैंड के फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में मोड़ना है, ऐसे राइट हैंड के फिंगर्स को करंट डायरेक्शन मोड़ा, थंब इस तरफ आ रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस लूप से देखोगे तो इस साइड से अगर देखेंगे तो बाहर की तरफ निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये थंब जैसे था। तो मैग्नेट में जिधर से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है उधर नॉर्थ पोल होता है, बट इसी लूप को अगर बैक साइड से जाकर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एंटर करता हुआ दिखेगा, यानी कि इधर साउथ होगा। यानी करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल है, इधर नॉर्थ इधर साउथ। ठीक है, ऐसे ही और एक लूप बना दो, ऐसे ही और एक लूप बना दो, ऐसे ही और एक लूप बना दो, तो ये तो सोलेनॉइड जैसा दिखने लगा, यानी कि सोलेनॉइड के इस एंड पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, तो इधर नॉर्थ होगा इधर साउथ होगा। मतलब एक सोलेनॉइड बार मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है। आ गई बात समझ में? अब इस बात को, अब मान लो मेरे पास बार मैग्नेट है, सोलेनॉइड नहीं है, बार मैग्नेट है, तो क्या बोलेंगे, इसमें कैसे एक्सप्लेन करें कि नॉर्थ इधर है साउथ इधर है? तो ऐसा मान सकते हैं कि जो बार मैग्नेट है वो छोटे छोटे एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल से मिलकर बना है। एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मतलब जो पहले पढ़ा था ना हमने कि करंट के इक्विवेलेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो एक करंट लूप के इक्विवेलेंट होगा। तो ऐसे लूप इमेजिन कर लो एटॉमिक लेवल पर जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं, तो इधर हो जाएगा नॉर्थ और इधर हो जाएगा साउथ। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। ऐसे तो सिलेबस में और भी बहुत कुछ था मैग्नेटिज्म में, ये फेरोमैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म और एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म, वो और स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिज्म में क्या इफेक्ट है, तो वो सारी चीज़ें सिलेबस में थी। बट अभी ये पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से सिलेबस काफ़ी कम कर दिया गया है, बहुत सा कंटेंट डिलीट कर दिया गया है, तो वो भी उसी में चला गया। फेरोमैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में कंट्रीब्यूशन है वो सब सिलेबस से बाहर हो गया है, तो उसको अलग से डिस्कस किया जा सकता है। बट अभी क्योंकि हमें लिमिटेड टाइम में सिलेबस भी करना है तो इसलिए उसको अभी छोड़ना पड़ेगा, और ऐसे ही एक्स्ट्रा कुछ वीडियो बनाएंगे, वीडियो लेक्चर, तो उसमें उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। फ़िलहाल के लिए अभी ऐसे ही देख लो। तो बार मैग्नेट और सोलेनॉइड ये दोनों ही मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं। ठीक है, यहाँ से ये वाली बात प्रूव हो जाती है। और देखते हैं और क्या चीज़ हमें देखना था। बार मैग्नेट, सोलेनॉइड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी देख लेते हैं। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ उसी तरह की हैं जैसे इसमें थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़। ठीक, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ सेम हैं, कुछ अलग अलग हैं, तो लेकिन बिल्कुल सिमिलर हैं ऐसा नहीं है, कुछ मामलों में सेम है, कुछ मामलों में अलग अलग है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, सबसे जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो होते हैं ओपन कर्व्स। ओपन कर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत जगह काम आएगी फ्यूचर में भी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है, इनका मीनिंग क्या है अभी एक्सप्लेन करते हैं। क्लोज्ड, ठीक। तो ओपन कर्व का मतलब होता है कि इनका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा और एक एंड पॉइंट भी होगा। मतलब जैसे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नहीं बोलते हैं, कोई भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो इससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई जाएं तो वो इस तरह की होती हैं, डाइवर्जिंग, यानी कि पॉजिटिव से स्टार्ट होती हुई दिखाई देती है। देखो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, उसके पीछे कहीं नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, देखो इधर सब डायरेक्शन में। और अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो वो आकर के नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाती हैं। देखो यहाँ के एंड हो गई, यानी कि इनका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एक एंड पॉइंट भी है।
ठीक है। और अगर डाइपोल होता, मान लो ये हमने डाइपोल बनाया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को लेकर डाइपोल बनाया, तो डाइपोल की फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? पॉजिटिव है तो यहाँ से अवे डायरेक्शन में फील्ड लाइंस होंगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहाँ से पॉजिटिव से स्टार्ट होगी फील्ड लाइन और ऐसे यहाँ जा कर के कुछ गड़बड़ बनाए क्या, पॉजिटिव से अवे डायरेक्शन में, ठीक है, इसी तरह से होगी फील्ड लाइन। यहाँ पर कुछ गलती हो रहा है, ये पी वेक्टर का डायरेक्शन है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं, पी वेक्टर का डायरेक्शन है ये। और इधर क्या होगा, पॉजिटिव से निकली लाइन और नेगेटिव में टर्मिनेट हो गई, ये नेगेटिव में टर्मिनेट हो गई, ये नेगेटिव में टर्मिनेट हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, ठीक है। ये वाली लाइन भी देखो, ये तो वो है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव में जाके टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ इसको नहीं बनाते हैं, अदरवाइज कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है ये। फील्ड लाइन ऐसे ही होगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव में जाके एंड हो जाएगी, ठीक। अब सेम चीज़ हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए देखते हैं। तो क्या ऐसा डायग्राम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए बनाया जा सकता है? पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, ऐसा हम लोग डायग्राम अगर बनाते हैं कि नॉर्थ से फील्ड लाइन ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं, ये चल जाएगा, यहाँ तक चल जाएगा, लेकिन और साउथ से भी बना देते हैं, साउथ में मान लो फील्ड लाइन ऐसे आ रहा है, मान लो हमने ऐसा बना दिया, तो ये हो जाएगा गलत। ये गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, इनमें ऐसा कभी नहीं होगा कि नॉर्थ से फील्ड लाइन स्टार्ट हुए और साउथ में आके एंड हो गए, ठीक है, बिकॉज नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी भी अलग अलग नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन अभी ऑलरेडी हो चुका है, फिर से बता देते हैं, फिर से देख लो ध्यान से। मान लो कि यहाँ पर एक करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, ये करंट कैरिंग लूप है, तो इसके लिए अगर हमने करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को मोड़ा, मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन क्या होता है, करंट, तो करंट है, करंट के लिए हमने फिंगर्स को मोड़ा, थंब इधर आया, तो इधर तो नॉर्थ आ रहा है, ठीक है, और उस तरफ से अगर देखोगे तो अंदर फील्ड लाइन जा रही है, तो साउथ उधर है, तो इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, और यहाँ पर खाली एक वायर है, तो क्या उस बीच वाली जगह में साउथ एंड हो गया, नॉर्थ स्टार्ट हो गया? नहीं, ये गलत हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या डिफरेंस है, माइनस से प्लस की तरफ लाइन नहीं जा रही है, प्लस से माइनस आके यहाँ एंड हो जा रही, इधर दूर जा रही, ठीक है, इधर प्लस से माइनस जा रही, यहाँ एंड हो जा रही, बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक लूप है, इधर से फील्ड लाइन एंटर करती है और इधर बाहर निकलती है, ठीक है, फिर ऐसे घूम कर आती है ऐसे इधर से, और फिर साउथ में एंटर करती है, फिर नॉर्थ से बाहर निकल जाती है, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है, इसीलिए यहाँ लिखा है क्लोज्ड कर्व, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। तो ये जो डायग्राम हमने बनाया है साउथ और नॉर्थ के लिए, ये गलत है, ऐसे हम नॉर्थ और साउथ को अलग अलग नहीं बना सकते, बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। तो फिर कैसा बनाओगे, मैग्नेटिज्म में मोनोपोल होता ही नहीं है, तो मैग्नेटिज्म में अगर बनाओगे तो डाइपोल ही बनाओगे, सिंगल पोल नहीं बना सकते। तो मैग्नेटिक डाइपोल कैसा होता है, ऐसे बना लिया हमने बार मैग्नेट के जैसा, ये ईजीएस्ट एग्जांपल है मैग्नेटिक डाइपोल का। तो इसकी फील्ड लाइंस कैसी होंगी, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगी, वेरी गुड, साउथ में एंटर करेगी, ये भी अच्छी बात है, तो ऐसे बना लिया, यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और क्या बोला था अभी, जैसे यहाँ पे बना हुआ था डायग्राम कि मैग्नेट को छोटे छोटे लूप से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है, तो हर एक लूप में, मान लो यहाँ हमने एक लूप इमेजिन कर लिया, हर एक लूप में क्या होगा, इधर से फील्ड लाइन एंटर करेगी और इधर से बाहर निकलेगी। इसका मतलब है कि बार मैग्नेट के बाहर तुमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनाई, दैट इज़ वेरी गुड, बट अंदर क्या होगा, इसमें तो दिख रहा है प्लस से माइनस तरफ फील्ड लाइन बन गई, बट इसमें नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड लाइन बनाओगे तो वो हो जाएगा गलत। देखो, अगर ऐसे फील्ड लाइन बनाई, इसका मतलब यहाँ से फील्ड लाइन स्टार्ट हो रही है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और साउथ में आके टर्मिनेट हो रही है, लाइन यहाँ टर्मिनेट हो रही, तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है, बिकॉज ऐसा तभी पॉसिबल है जब नॉर्थ अलग होता, साउथ अलग होता। तो यहाँ फील्ड लाइन कैसी बनेगी, मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइन बनेगी वो कैसी होगी, वो भी ऐसे इधर से फील्ड लाइन गई और इधर से घूम करके साउथ से नॉर्थ फिर से चली जाएगी, यानी कि मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइंस होगी, ठीक है, और वो ऐसे क्लोज्ड कर्व्स बनेंगे। और एक लाइन बना लेते हैं ऐसे, नॉर्थ से निकला, साउथ में एंटर किया, वेरी गुड, और साउथ से नॉर्थ ऐसे चला गया,
ये फील्ड लाइन का तरीका होगा। ठीक है, देखो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर कोई भी लाइन कहीं से स्टार्ट होती हुई नहीं दिख रही है, कहीं भी एंड होते हुए नहीं दिख रही है। मैग्नेट के केस में देखो जो भी लाइन यहाँ से निकलेगी, ये भले ही तुम्हें सीधा दिख रहा है बट ये कहीं भी इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ये तो यहाँ से नहीं निकला, ये यहाँ से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, और ऐसे चलते 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 इन्फिनिटी जाएगा, फिर वहाँ से घूम के ऐसे आएगा, फिर इधर साउथ से होकर के इधर एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, दे डोंट हैव स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट्स, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व्स, इनका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा, एंड पॉइंट भी होगा। ठीक है, ये एक बात है। बाकी जो और बातें हैं उनमें सिमिलरिटी दिखाई देगी, क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, क्योंकि जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे दो पॉसिबल टेंजेंट्स हो जाएंगे, यानी कि दो पॉसिबल डायरेक्शंस हो जाएंगे। एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर दिखाना है तो पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस को दिखाया जाएगा। ये बातें तुम्हें सिमिलर लग रही हैं और ये सही भी हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ए डाइवर्जिंग फील्ड, इज़ ए डाइवर्जिंग फील्ड। ठीक है, ये बात पहले भी एक बार डिस्कस हो चुकी है, फिर से बोल देते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एक कर्ल फील्ड होता है, कर्ल फील्ड। तो डाइवर्जिंग मतलब वही, फिर से वही बात है, एक ही बात को कहने का अलग अलग तरीका है। एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ और ऐसे डाइवर्ज होगा, डाइवर्ज होगा मतलब फैलेगा, एक पॉइंट से स्टार्ट होकर ऐसे फैलेगा सारे डायरेक्शन में, खाली बोर्ड के प्लेन में नहीं, बैक साइड में भी, इधर भी, इन ऑल डायरेक्शंस ऐसे फैल जाएगा। बट मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, वो एक करंट कैरिंग वायर से आता है। करंट कैरिंग वायर के चारों ओर फिंगर्स को मोड़ो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं से वापस दोबारा आएगा, यानी कि कर्ल होता है ऐसे, दिस इज़ कॉल्ड कर्ल। ठीक है, ऐसे घूम जाता है। तो इसको रोटेशनल फील्ड भी कह सकते हैं, कर्ल फील्ड को रोटेशनल फील्ड भी कहा जाता है, रोटेशनल फील्ड। और इनको साइनोसॉइडल फील्ड भी कहा जाता है, साइनोसॉइडल। ठीक है, साइनोसॉइडल मतलब जो बार बार इनकी वैल्यूज़ घटती बढ़ती हैं, ठीक, उसको साइनोसॉइडल भी बोलते हैं, रोटेशनल फील्ड। तो ये और ज़्यादा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, इसको नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, कोई टेंशन नहीं है उसके लिए। तो ये हमारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में हमें इतना ही पढ़ना था, नए रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहले और भी बहुत कुछ था, पैरा फेरो मैग्नेटिज्म वो सब भी था, बट अभी हमें नहीं पढ़ना है, वो इसमें फ़िलहाल रिवाइज कर दिया गया है। तो ये पार्ट हमारा ख़त्म हुआ इस चैप्टर का, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़।